नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरें हेडलाइंस के साथ। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित। लोकसभा सोमवार तक स्थगित। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन। महुआ बोली, संघर्ष जारी रहेगा। लगातार 5वीं बार आरबीआई दरों में बदलाव नहीं, लेकिन FY24 जीडीपी अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई पेमेंट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख तक। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में कंसोलिडेशन। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली। 21,000 पर पहुंचकर निफ्टी ने बनाया इतिहास। चीनी के बाद अब गेहूं की महंगाई पर चोट। सरकार ने घटाई स्टॉक होल्डिंग लिमिट। खुले बाजार में ज्यादा गेहूं बेचेगी सरकार। प्याज के एक्सपोर्ट पर पहले ही रोक। बार बार सर्वर डाउन होने की दिक्कत झेल रहे ब्रोकरों को सेबी चेयरपर्सन की नसीहत। कहा, टेक्नोलॉजी अपडेट करने के लिए करें निवेश। अगले 1 साल में तात्कालिक सेटलमेंट लागू करने का भी दिलाया भरोसा। सरकारी बैंकों में भी जल्द होगा 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी। सालाना 17% सैलरी भी बढ़ेगी। बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस में सहमति। अगले 6 महीने में हो सकता है लागू। उत्तराखंड ग्लोबल समिट का आगाज। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आ सकता है निवेश। पीएम मोदी बोले, देश को विकसित बनाने का संकल्प ले हर भारतीय। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। आज संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पास हो गई। इस रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई। इसमें कांग्रेस के मनीष तिवारी समेत विपक्षी नेताओं ने निष्कासन का विरोध किया और कहा कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महुआ को सदन में अपना पक्ष नहीं रखने देना गलत है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी की सिफारिश से सदन सहमत है और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया है। सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि एथिक्स कमेटी ने महुआ को काफी वक्त दिया था। इसके अलावा महुआ ने खुद भी अपनी गलती मान ली थी। ऐसे में उनका निष्कासन किया जाना सही है। उन्होंने इससे पहले हुए 10 सांसदों के निष्कासन का हवाला भी दिया। The first report of the committee on ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination, investigation of the unethical conduct of Sri Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष बीजेपी सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public. ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन महुआ मोइत्रा के साथ है।
don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour, and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed and everything. और अब बात करते हैं महंगाई से मुकाबले के लिए सरकार के फैसलों की। महंगाई कम करने के लिए सरकार ने सिर्फ 2 दिन में 4 बड़े फैसले लिए हैं। गेहूं की कीमतों में जारी तेजी को रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट को घटा दिया है। देश में प्याज के दाम घटे, इसके लिए सरकार ने अगले साल मार्च तक एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। दालों की चढ़ी कीमतें किचन का बजट न बिगाड़े, इसके लिए सरकार ने पीली मटर को ड्यूटी फ्री कर दिया है और चीनी की मिठास बरकरार रहे, इसके लिए गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ जुड़ना है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय। बताइए लक्ष्मण जी, गेहूं के बारे में क्या अपडेट है? दरअसल सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं के स्टॉक होल्डिंग लिमिट को घटाने का फैसला लिया है। 50% तक घटा दी गई है इस लिमिट, यानी अब पहले जो जितना गेहूं स्टॉक करके रखते थे उसके मुकाबले 50% कम गेहूं रखेंगे। मिसाल के तौर पर ट्रेडर, होलसेलर वो अब 2000 टन के मुकाबले सिर्फ 1000 टन गेहूं ही अपने पास रख सकेंगे। रिटेलर 10 टन की बजाय सिर्फ 5 टन ही गेहूं अपने पास रख सकेंगे। रिटेल चेन अपने हर स्टोर पर 10 टन की बजाय सिर्फ 5 टन ही गेहूं रख सकेंगे। प्रोसेसर पहले 75% तक अपनी कैपेसिटी का गेहूं रख सकते थे, अब सिर्फ 70% तक रख सकेंगे। तो ये तो स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगभग आधी की गई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला इस मोर्चे पर लिया गया है कि अब सरकार खुले बाजार में ज्यादा गेहूं बेचेगी। एफसीआई अगले 3 महीने में या फिर कहें जनवरी से मार्च तक 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं बेचेगी। हर हफ्ते जो एफसीआई गेहूं बेचती थी 3 लाख टन, अब 3 लाख टन की बजाय 4 लाख टन बेचेगी। भारत आटा, जो सस्ते में आटा मुहैया कराने की मुहिम थी, वो जनवरी तक 2.5 लाख टन तक बेचा जाना था, अब वो 4 लाख टन तक बेचेगी सरकार। तो ये पूरी कवायद ये है कि गेहूं के दाम न बढ़े, आटा के दाम न बढ़े और किचन का बजट न बिगड़े। शुक्रिया लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं आगे। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन के रुख को कायम रखा है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि FY24 के लिए रिटेल महंगाई दर का अनुमान 5.4% पर कायम रखा है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. और अब देखते हैं आज के मार्केट का हाल। आज हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी ने 21,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। इसी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 304 अंक चढ़कर 69,826 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक चढ़कर 20,969 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी आईटी, बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में रही। एफएमसीजी, एनर्जी और फार्मा इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। और निफ्टी 21,000 का सफर तय कर चुका है। तो इस शानदार सफर में खास बातें क्या है, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो निफ्टी ने 21,000 की दहलीज को छू लिया है, पार कर लिया है और उसके ऊपर एक अच्छे अपमूव की उम्मीद जानकार मानकर चल भी रहे हैं। लेकिन ये जो तेजी है 1000 अंकों की 20 से 21,000 की, इसमें निफ्टी को महज 8 सेशन लगे हैं। हालांकि ये तेजी सबसे तेज नहीं है, लेकिन 20 से लेकर 21,000 की जो तेजी है वो 8 सत्रों में पार होते हुए दिखाई पड़ी है। ये अगर लास्ट से लेकर अब तक देखा जाए तो इस तरह की तेजी कुछ और भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर सबसे तेज तेजी जो थी वो 5 सेशन की है, 14 से लेकर 15,000 के बीच में। इसके अलावा अब सेकंड जो बेस्ट है, पिछले 10,000 अंकों की तेजी को अगर आंका जाए तो उसके हिसाब से
8 सेशन में 20 से 21,000 का आंकड़ा निफ्टी पार करता हुआ दिखाई पड़ा है। इसी तरह कुछ और तेजियों में अगर बात किया तो 16,000 से 17,000 की जो तेजी थी वो 12 सत्रों में पार होते हुए दिखाई पड़ी थी। और साथ ही साथ कुछ और सेशंस की अगर बात की जाए तो 12 से लेकर 13,000 की जो तेजी थी वो रफली 14 सेशंस के अंदर पार होते हुए दिखाई पड़ी है। 2020 की एक बढ़िया तेजी जिसे कह सकते हैं। 9 से 10,000 का आंकड़ा पार हुआ था 16 सेशंस में, तो ये 10 जून 2020 को इस तरह की तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। तो वैसे ही अपमूव मार्केट्स के अंदर बनते हुए दिखाई पड़े और 17 से लेकर 18,000 की जो तेजी थी वो 20 सेशंस के अंदर पार होते हुए दिखाई पड़ी, जो कि हमने 2023 के अंदर ही देखी है। तो इस तरह की कुछ बड़ी तेजियां जो कि रही हैं, लेकिन ये 8 सत्रों के अंदर जो एफआईज का बाइंग है वो रफली 17,114 करोड़ रुपए के आसपास रहा है और डीआईएस भी करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करके गए हैं। कुछ स्टॉक जो कि परफॉर्मर रहे हैं मोटा तो उसमें अदानी एंटरप्राइजेस 24% की बढ़िया तेजी, अदानी पोर्ट 20% प्लस, एनटीपीसी बीपीसीएल करीब 10% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आयशर मोटर, आईसीआईसी बैंक 9 से 10% का अपमूव यहां आया। लार्सन टूब्रो और एसबीआई 7 से लेकर 8% की तेजी यहां देखने को मिली और अल्ट्राटेक और एक्सिस बैंक जैसे नाम भी करीब 7% के आसपास की तेजी दिखा के गए हाल की ही तेजी में। अदानी पावर, मिड कैप में कुछ नाम, अदानी पावर, एसीसी, पीएफसी, प्रेस्टीज एस्टेट 14 से लेकर 25% तक का एक अपमूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है हाल के ही इस 1000 अंकों की तेजी के दौरान। और इसके अलावा कुछ और अगर शेयरों की बात की जाए तो उसमें डिक्सन टेक, एचपीसीएल, मैक्स हेल्थ ये भी करीब 12% के आसपास तक की तेजी इस हालिया 1000 अंकों की तेजी में देखने को मिली। तो एक फास्टेस्ट 1000 की तरफ निफ्टी जरूर रहा, लेकिन थोड़े से सेशन से चूकता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छी तेजी बाजार के अंदर बरकरार है। बाजार में पिछले कुछ दिनों में तेजी बनी हुई है। क्या बाजार में बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। कैबिनेट सीसीईए और सीसीएस की बैठक होने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 100% जूट पैकेजिंग की मियाद बढ़ सकती है। इसमें चीनी की 20% और बाकी अनाज की 100% पैकेजिंग जूट में करने का प्रस्ताव है। साथ ही अहम बिलों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है और रक्षा से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। लक्ष्मण बताएं। दरअसल एक के बाद एक 3 बैठकें होनी हैं। कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए की बैठक और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक। इन तीनों बैठकों में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है। उसमें से एक है आपको खासतौर से जूट इंडस्ट्री के लिए जितने भी अनाज की पैकेजिंग होगी वो 100% जूट बैग में होगा। जितने भी चीनी की पैकेजिंग होगी उसके 20% की पैकेजिंग 100% जूट बैग में होगा। इससे जुड़े हुए प्रावधान जो नियम है उसको सरकार आगे भी जारी रख सकती है, यानी 100% जूट पैकेजिंग के नियम को सरकार अगले 6 महीने तक बढ़ा सकती है, यानी जून तक जारी रखने का फैसला ले सकती है। इससे जूट इंडस्ट्री, जूट उगाने वाले किसानों को राहत मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला एक्सपोर्टर्स के लिए होने की संभावना है। करीब 2,500 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर एक्सपोर्टर्स को देगी। ये सब्सिडी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत दी जाएगी। ये स्कीम अभी जारी है, लेकिन इसकी मियाद सरकार 30 जून तक बढ़ाना चाहती है। इस प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलेगी। तीसरी बात कि दिल्ली में जो अवैध कॉलोनी है उनको रेगुलराइज करने के लिए ज्यादा समय मिल सके, इससे संबंधित बिल को में बदलाव को सरकार मंजूरी दे सकती है, जिसको संसद के इसी सत्र में पारित भी कराया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिल है जो संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पारित कराना चाहेगी, उसको भी इस बैठक से मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। आमतौर पर इसका एजेंडा, इसके फैसले को सरकार सार्वजनिक नहीं करती है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और बार बार सर्वर डाउन होने की दिक्कत झेल रहे ब्रोकर्स को सेबी चेयरपर्सन ने नसीहत दी है। उनका कहना है कि ब्रोकर्स को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में निवेश करना चाहिए ताकि रिस्क मैनेजमेंट कम हो। The large brokers, we call them qualified stock brokers. They are the ones who have a very large investor base, and they have very significantly additional responsibilities in line with what I talked about today, risk-based regulation. So these brokers actually have a lot more requirements in terms of their compliance with technology, resilience and cyber security as compared to the others.
There is also a penalty mechanism which is already active. Many people are not aware of it, but the exchanges impose a penalty when there is a disruption of operations, and this is something which is already in place. Having said, and as you know, recently SEBI inaugurated the risk reduction platform, which means that if there is significant a longer period of outage of a particular broker, then the exchanges will facilitate direct access to the investors to be able to reduce their position. सरकारी बैंकों में काम करने वाले करीब 10 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हफ्ते में 5 दिन काम और वेतन में सालाना 17% की बढ़ोतरी को लेकर बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच सहमति बन गई है। इन फैसलों को अगले 6 महीने के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, किस तरह की क्या खुशखबरियां बैंक कर्मचारी एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, देखिए, देश में जो करीब 10 लाख सरकारी बैंकों के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि 12वीं बाइपर्टाइट मीटिंग में जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनियंस के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गई है। कल इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर दिया गया है और इसमें जो बैंक मैनेजमेंट और जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो कि बैंक एम्प्लॉइज का यूनियन है, इन दोनों के बीच में जो 2 बड़े मुद्दे थे, खासतौर से एक 5 डेज वर्किंग, 2 दिन ऑफ, और इसके अलावा वेज रिवीजन, इन दोनों मुद्दों पर आपसी सहमति बन गई है। 5 डेज वर्किंग को लेकर पहले से काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। अब एक तरह से प्रिंसिपल एग्रीड कर लिया गया है कि अब बैंकों में 5 दिन काम होगा और 2 दिन छुट्टी होगी। दूसरा, जो वेज रिवीजन है वो पिछले साल 1 नवंबर से लंबित था, उसके लिए फैसला किया गया है कि इसमें जो सालाना वेतन में बढ़ोतरी होगी वो 17% होगी और उस पर 3% बेसिक और डीए पर कैप रहेगा, यानी कि डीए जैसे ही 3% से ज्यादा होगा, बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ये फैसला अगले 5 सालों के लिए लागू है और इन दोनों फैसलों को लागू करने के लिए, यानी कि अमली जामा पहनाने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। इसके पहले ही दोनों पक्षों के बीच में एक ज्वाइंट नोट साइन होगा जिसमें इसे लागू करने का फैसला किया जाएगा। मैं बता दूं कि पहले ही सरकार की तरफ से जो ये 5 डेज वर्किंग को लेकर है, इसको लेकर बिल्कुल सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी कि सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बैंकों में 5 डेज वर्किंग हो जाना चाहिए। और इन दोनों फैसलों पर अब देखना है कि कितनी जल्दी दोनों पक्ष आपस में इन दोनों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया आलोक। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग तनाव से गुजर रहा होता है और हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन गांधीनगर में चल रहे स्टार्टअप कॉन्क्लेव में एक स्टार्टअप ऐसा भी है जो स्ट्रेस लेवल को कुछ ही मिनटों में जानने का दावा करता है। कैसे एक मशीन के जरिए आप अपना स्ट्रेस लेवल जान सकते हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति कितना स्ट्रेस में है वो पता नहीं चलता और इसका परिणाम भी बहुत गंभीर होता है। यहाँ पर एक अनोखा स्टार्टअप है जो कि यहाँ आप लाइव स्ट्रेस है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और क्यों है ये अपने आप में अनोखा वो जानते हैं इस स्टार्टअप के ओनर से। सर बताइए कि ये अपने आप में, यहाँ आ जाइए, ये अपने आप में अनोखा क्यों है और इसका बेस्ड क्या है? किसी भी आदमी के स्ट्रेस लेवल को मेज़र करने के लिए साइकियाट्रिक्स है वो कॉर्टिसोल इंजेक्शन देके अस्पताल में दाखिल करके वो टेस्ट लेता है एंड देन ही कम्स टू नो कि कितना स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अनोखा ये है कि ईसीजी के माध्यम से जो ब्रेन पे असर होती है उसका रिफ्लेक्शन लेके आरआर इंटरवल के बीच में टाइम इंटरवल का डिराइव करके हमने स्ट्रेस को मेज़र करने की कोशिश की है एंड ये जो है वो सर्टिफाइड कंपेयर किया है वो कॉर्टिसोल लेवल से और इससे, और दोनों का रिजल्ट एक आता है एंड दैट इज़ वैलिडेटेड। लेमैन को क्या फ़ायदा है इससे? हर आदमी को अगर पूछते हैं कि स्ट्रेस में हो तो कोई आदमी तैयार नहीं होता है। अगर स्ट्रेस में है और उसको मेडिकेशन है तो मेडिकेशन से उसको कितना फ़ायदा होता है या नहीं होता है वो मेज़र करने का कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक आया नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे अगर पेशेंट को स्ट्रेस है और मेडिकेशन पे है और मेडिकेशन लेने के बाद उसको फ़ायदा कितना हुआ वो भी यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। अगर ये मशीन रिपोर्ट कब और कहाँ आती है? रिपोर्ट इमीडिएटली, ये 10 मिनट का टेस्ट है और 12 मिनट के बाद वो रिपोर्ट प्रिंट होकर आ जाती है, तो स्ट्रेस लेवल पता चलता है। तो उस पर तय कर सकते हैं कि आदमी को एक काउंसलिंग से उसका स्ट्रेस कम हो सकता है या उसको योगा करने की एडवाइस देनी है
या उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, और अगर मेडिकेशन लेता है तो उसके बाद कितने टाइम में उसको कम दवाई करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सब ये स्ट्रेस टेस्ट से तय हो सकता है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में कई देशों के राजदूत और बड़े उद्योगपति शामिल हुए। इसके अलावा अभी इस सम्मेलन में देश दुनिया के 5000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभी तक उत्तराखंड राज्य के अलग अलग सेक्टर में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ तक के MOU साइन हो चुके हैं। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। और गुजरे जमाने के मशहूर कॉमेडियन जूनियर महमूद 67 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार गए। लंबे समय तक पेट के कैंसर से जूझ रहे जूनियर महमूद का गुरुवार देर रात 2 बजे निधन हो गया। हाल ही में जानकारी मिली थी कि महमूद स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित थे। 1956 में जन्मे जूनियर महमूद 60 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार रहे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी काम किया है। 1967 में नौनिहाल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हाथी मेरे साथी में छोटे का किरदार निभाया। टीवी सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, इसमें भी महमूद नजर आए। कुछ समय पहले उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा था कि मैं बस यही चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो दुनिया कहे कि आदमी अच्छा था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।